24 ईयर ओल्ड मतलब वो था लड़का। हम्म। तो उसको क्या है कि सर रेसेस थे चेस्ट पर सर। हम्म। और उस एक्चुअली क्या है कि आज से 3 साल पहले जो है उसको मतलब जो कार्डियक प्रॉब्लम रही थी, इसमें जो कार्डियक जो फ्लूइड रहता है, तो हम्म। जो लेयर जो मतलब रहती है उसमें कुछ उसकी दिक्कत हुई थी, जो उसे उसे पूरी बात तो नहीं पता थी। हम्म। तो मतलब उसे सर्दी जुकाम वगैरह ये सब रहता था। हम्म। तो वो प्रॉब्लम तो उनकी सॉल्व हो गई, लेकिन जो सब उसके जो दाने चेस्ट में जो हो रहे थे हम्म। वो भी 15 मिनट तक हुए थे। और हम्म। उसे दबाने पर दर्द होता है, उसका कहना है था। हम्म। और शरीर में ना तो कोई जलन, हम्म। और हम्म। जो जिब्बिया उसकी मलिन थी। हम्म। और शाम को मतलब उसे सुबह जो है कोई जगराहट रहती है, हम्म। और हल्का फुल्का बुखार है, पेन वगैरह रहता था। हम्म। मतलब उसको पेट से फिलहाल तो उसने कोई दिक्कत नहीं बताई, और न पेट प्रवृत्ति बताई। तो मैंने उससे कहा कि अभी 3 दिन, अभी फिलहाल मैंने सर इसलिए तुरंत यूपीएस ली दिया, उसका दीपक पाचन भी हो जाए सर। हम्म। और उसके शरीर में जो टूटन है सर, वो साथ में रसपाचन किया मैंने। और उसे क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसे अभी मैंने जो है ये क्या वो मैंने चूरन दिया था सर उसे, सर अभी बत्ती का चूरन हम्म। डालती। रैसेस का कलर रेसिस कलर निकले क्या भी था उनका? सर। ऐसा मान लीजिए जो ब्लैक किस टाइप के जो पिंपल टाइप के जो होता है जो बॉडी, मैंने सर लोगों के बैक पे देखे हैं ऐसे वैसे हम्म। उसके जो आग होती है। अच्छा, रेडिश कलर के तो नहीं थे? रेडिस तो नहीं थे सर, उसकी याद मैं कल पिक मंगा लूंगा। वैसे तो मुझे रेडिस तो नहीं लग रहे थे सर ज्यादा। ठीक है, इसमें आप एक काम जरूर करें, इसमें गंधक रसायन जरूर ऐड करना आप, जी सर। है ना। गंधक रसायन ऐड करना, क्योंकि अभी जो आप मुझे बता रहे हैं उसके हिसाब से इसमें मुझे वात और कफ की ज़्यादा दुष्टि लग रही है। एक बार जब आप मुझे रेसिस का हाँ सर फ़ोटो उसे भेजेंगे तो मैं थोड़ा और क्लियर कर पाऊँगा रेसिस के बेसिस पे कि क्या और उसमें हो सकता है ना। ठीक है इसमें ठीक है। गंधक रसायन ऐड करें तो गंधक रसायन क्या करेगा, कफ वात और पित्त तीनों पे वर्क करता है वो। रक्त का शोधक भी है, कफ का पाचन भी करता है और वात का शमन भी करेगा, तो वहाँ रिस्पॉन्स दिखेंगे। वो धीमे धीमे सूख के झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। बाकी मैंने आपका ट्रीटमेंट देखा, ठीक है सर, त्रिवन ठीक है कीर्ति मैं अभिपति कर बिल्कुल। आपने दिया, वो ठीक है, अच्छा किया आपने वो चीज़, है ना। तो एक बार फ़ोटो मुझे ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, तो अभी शायद जुड़ चुके हैं काफ़ी, तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। आज हमारा है अस्थि धातु का। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे अस्थि धातु पर। अस्थि धातु मेद धातु के बाद आने वाली फिफ्थ नंबर की धातु है, 5वें नंबर की धातु है। और अस्थि धातु के बारे में जानने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी होंगी कि पहला तो ये मेद से बनने वाली धातु है और मज्जा को बनाने वाली धातु है। मज्जा को बनाने वाली धातु है। तो इन दैट मीन्स कि अस्थि धातु के अच्छे होने के, अच्छे प्रकार से बनने के चांस जब हैं जब मज्जा धातु का अच्छे तरीके से निर्माण हुआ होगा, सॉरी, मेद धातु का अच्छे तरीके से निर्माण हुआ होगा। और चूंकि अस्थि धातु मज्जा धातु का निर्माण करती है, इसलिए मज्जा धातु के अच्छी क्वालिटी के बनने के लिए अस्थि धातु का भी बनना आवश्यक है। इसीलिए आपने देखा होगा जिनको बोन कैंसर होता है, जिनमें मज्जा धातु से संबंधित विकृति होती है, जिसमें आरबीसीज वगैरह इनका बनने की प्रोसेस का ख़राब होना, ये सारी चीज़ें जो आप जानते हैं ब्लड कैंसर के अंदर, तो उसमें कहीं ना कहीं अस्थि धातु का इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। हमारा सभी का फोकस होता है मज्जा धातु के निर्माण पर,
लेकिन मज्जा धातु के निर्माण के लिए हमें सबसे पहले अस्थि धातु का उत्तम क्वालिटी का होना आवश्यक है। तो ये बेसिक पॉइंट आप माइंड में अभी सेट कर लीजिए। जैसे ही हम धीमे धीमे इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इन चीज़ों पर डिस्कशन होगा, क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ हैं। और जो व्यक्ति, मेद धातु से मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, जो व्यक्ति ओबेसिटी या डायबिटीज़ से रिलेटेड होते हैं, मोटापे से या डायबिटीज़ से रिलेटेड होते हैं, या जिन व्यक्ति को रीनल डिसऑर्डर होते हैं, उन व्यक्ति में अस्थि धातु की विकृति देखने को मिलती है। इन फ्यूचर उनको बोन्स से रिलेटेड डिसऑर्डर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मेद धातु का विचार आवश्यक है, और मज्जा धातु का विचार आगे के परिप्रेक्ष्य में जब हम जाएंगे तब और हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले अस्थि धातु के बारे में हम और जानने का प्रयास करते हैं, बेसिक टू एडवांस, कि अस्थि धातु हमारी बॉडी में बोन को हम मान के चलते हैं। बोन्स जो हैं वो अस्थि धातु हैं। हमारी टीथ अस्थि धातु के अंदर गिने जाते हैं। हमारे नाखून जो होते हैं, नेल, वो अस्थि धातु के अंदर गिने जाते हैं। चाहे उनको मल कह दीजिए, चाहे उनको अस्थि मान लीजिए, लेकिन क्लिनिकल दृष्टि से हम देख करके आगे चलेंगे, क्योंकि मल हैं क्या है, ये थोड़ा पीजी के लेवल के अच्छा है कि कितने प्रकार के मल माने हैं, कितने प्रकार के ये, इस प्रकार से कोई पेशेंट हमसे पूछने वाला नहीं है, हमें बेसिक पकड़ना है। बाकी हेयर, अभी यहाँ से अस्थि धातु से बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट निकल के आने वाले हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पर आपको, और काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि जो पेशेंट्स हमारे पास बहुत हैं लेकिन ट्रीटमेंट उनका अवेलेबल नहीं है, लेकिन आयुर्वेद दृष्टि से हम उनको बहुत अच्छी स्थिति पर ले जा सकते हैं। तो अस्थि धातु जो है हमारी बॉडी में एक काम करती है, धारण का काम करती है। धारण का कार्य अस्थि धातु करती है। धारण मीन्स बॉडी को सपोर्ट करना। बॉडी की धारण से अर्थ देखिए, एक तो स्केलेटल सपोर्ट हो गया, हलाकोश या डलहण की हम बात करें तो उन्होंने इसको हाड़ नाम से संज्ञा दी है। हाड़ यानी हड्डियां, ठीक है। और हाड़ का अर्थ बताया गया है पिंजड़ा। जिस प्रकार पिंजड़ा होता है किसी प्रकार का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए, इसी प्रकार से बॉडी को एक स्ट्रक्चर देने के लिए हमें धारण कर्म की आवश्यकता होती है, जो कि स्केलेटल सपोर्ट मिलता है हमारी अस्थि धातु से। धारण शब्द को पकड़ के चलें, स्केलेटल सपोर्ट हो गया एक। सेकंड जो होता है होमियोस्टेसिस, साम्य अवस्था स्थापित करने का कार्य करते हैं। साम्य अवस्था स्थापित करने का कार्य भी अस्थियां करती हैं। कैसे करती हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, अभी हम थोड़ी देर से इसके ऊपर चलेंगे। ये बेसिक आप माइंड में डाल लीजिए और अपनी डायरी में नोट करते चलिए। पहला स्केलेटल सपोर्ट, एंड देन आपकी बॉडी में होमियोस्टेसिस को रेगुलेट करने का कार्य जो करती है वो अस्थि धातु करती है। अब यहां पर जो मैंने बोला कि मेद धातु से अस्थि का निर्माण होता है और इस बीच में अग्नि का संयोग होता है। तो अग्नि का विचार हमेशा, जैसा कि रविंद्र सर ने अभी कहा कि जब रोगी उनके पास आया तो उन्होंने सबसे पहले उनका अग्नि करेक्शन करने के लिए औषधियां दे दी। बहुत अच्छा ये प्रोसीजर है। रोगी को ठीक करना है तो अग्नि का विचार जरूर करना है, चाहे उसकी अग्नि कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, फिर भी हमें अग्नि करेक्शन पर कार्य करना है। क्योंकि आज के समय पर आप रोगी से पूछेंगे पेट आपका साफ रहता है, तो उसको एक्चुअल में ये मालूम ही नहीं है कि पेट साफ होने का मतलब क्या होता है, खाना पचने का मतलब क्या होता है, अच्छा डाइजेशन क्या होता है, अच्छे तरीके से फ्रेश होने का मतलब क्या होता है, ये किसी को भी नहीं मालूम। अगर कोई व्यक्ति दिन में 2 से 3 बार जा रहा है फ्रेश होने के लिए तो वो सोचता है कि कोई नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि कई वर्ष उसको बीत गए ऐसा करते हुए, और उसके आसपास के कई लोगों से वो रेफरेंस लेता है तो उन लोगों को भी ये चीज़ मिलती है, तो वो सोचने लगता है कि नहीं यही सामान्य अवस्था है। बट हम जानते हैं कि क्या सामान्य अवस्था है, रोगी आपको क्लियर हिस्ट्री इस बेसिस पर नहीं दे पाता है। तो हमें हमेशा अग्नि को करेक्ट करते हुए चलना है। अब हम अस्थि के ऊपर चलें तो अस्थि के अंदर कौन कौन से महाभूत होते हैं
उनके बारे में चर्चा करें तो चरक, आचार्य चरक जो कहते हैं, उनका कोटेशन आता है चरक चिकित्सा स्थान के अंदर, शायद 15th चैप्टर है, आप देखिएगा, मुझे चैप्टर तो ध्यान आ रहा है, श्लोक ध्यान नहीं आ रहा है। उसमें एक वर्ड आता है पृथ्वी अग्ने अनिलादान, मीन्स पृथ्वी अग्ने अनिलादीनाम। इसका अर्थ होता है कि पृथ्वी महाभूत प्लस अग्नि महाभूत, और अनिल से अर्थ होता है वायु महाभूत। पृथ्वी, अग्नि और वायु महाभूत, इनसे जब मेद धातु पर इनकी क्रिया होती है तो अस्थि बन जाती है। मतलब मेद धातु के ऊपर जब मेदाग्नि की क्रिया होती है तो पृथ्वी, अग्नि और वायु के संयोग से अस्थि धातु का निर्माण होता है, अस्थि धातु का निर्माण होता है। और चूंकि मेद में हमने देखा था जलीयांश था, तो जलीयांश यहां पर समाप्त हो जाता है और ये खर हो जाती है। कैसी हो जाती है? खर, यानी कठोर। खरत्तम प्रकृत्यस्य जायते अस्थि ततो नृणाम, ऐसा वर्णन चरक में मिलता है। खरत्तम प्रकृत्यस्य जायते अस्थि ततो नृणाम। तो अब यहां पर क्या बचा? पृथ्वी, अग्नि और वायु। अगर इसको हम और स्पेसिफिक लेकर के चलें तो मैं इसमें से अग्नि को हटाना चाहूंगा। पृथ्वी और वायु का संयोग होता है, ऐसा हम समझने का प्रयास करते हैं, ऐसा हम समझने का प्रयास करते हैं। अब अस्थि को न्यूट्रिशन कौन देता है? तो इसकी पूर्वोत्तर धातु जो होती है, पूर्व धातु जो होती है मेद धातु, वो अस्थि को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। तो पंच महाभूत की दृष्टि से हमने देखा कि इसके अंदर कौन कौन से महाभूत प्रधान होते हैं। अब जब भी अस्थि का पोषण करने के लिए, अस्थि के अच्छे तरीके से निर्माण करने के लिए आपको औषधि चाहिए, तो आपको कौन कौन से द्रव्य देखने होंगे? तिक्त रस प्रधान और मधुर रस प्रधान। क्योंकि आप कसाय रस की मात्रा ज़्यादा देंगे तो यह मधुर रस को समाप्त करने का प्रयास करेगा और अस्थि में शौशर्यता, मीन्स खोखलापन पैदा करने का कार्य करता है। तो आपको क्या करना है? तिक्त और मधुर रस प्रधान औषधि का निर्माण करना है, जिसमें सबसे बेस्ट बोली जाती है तिक्त क्षीर बस्ती। तिक्त क्षीर बस्ती का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं और तिक्त क्षीर बस्ती का बड़े लेवल पर रिसर्च पैरामीटर भी रिकेट्स जैसी बीमारी, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस और इवन ब्लड कैंसर में जहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर भी कई संस्थान प्रयोग कर रहे हैं और बहुत बहुत सफलता हासिल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें औषधि का विचार करना है। आगे औषधि भी हम और देखेंगे। अब इसके गुणों को समझें, इसके अंदर गुण कौन से होते हैं। तो गुणों की हम बात करें, अस्थि के अंदर जो गुण होते हैं, गुरु क्यों होता है? पृथ्वी महाभूत है। खर होता है क्योंकि वायु महाभूत है। काठिन्य, हार्डनेस होती है क्योंकि जलीयांश ना के बराबर है। स्थूल होता है, पिंड समान है। एकमात्र ऐसी धातु है ये जो आकार देने का कार्य करती है, एक शेप डेवलप करती है। ये जब तक अस्थि नहीं होती तब तक शेप
नहीं होता, स्थिर स्थिर गुण है इसका। और मूर्तिमंत तक इसको बोला गया। मूर्तिमंत का अर्थ होता है कि एकमात्र ऐसी जो है धातु जो बॉडी के शेप को निर्मित करने का कार्य करती है। अब यहाँ इन गुणों को आपने देखा, इन गुणों से आपको पता चल गया कि कौन सा महाभूत किस प्रकार के गुण हैं, और इन्हीं गुणों वाली औषधियों का चयन हमें करके इसके क्षय की पूर्ति करनी है, और इन्हीं गुणों का क्षय करके इसकी वृद्धि को ठीक करना है, इसकी वृद्धि को ठीक करना है। अब हम देखते हैं कि अस्थि धातु के बारे में अन्य आचार्यों ने और क्या क्या कहा है। तो कोई आचार्य अस्थि धातु को बोलता है कि ये अस्थि धातु केवल केश और नख हैं, तो कोई दांतों का समावेश करता है। ये बेसिक चीज हमें पता होना चाहिए, बेसिक चीज हमें पता होना चाहिए। अस्थि की वजह से एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर कराऊं, आपने वात दोष के जितने भी स्थान पढ़े हैं, वात दोष के स्थान पादवस्थनी, संगथी, श्रोतास्थि, कटी, पक्वाशेण विशेषण वात स्थानम, कटी लंबर रीजन, पादास्थि पैरों की, कानों की अस्थियां कर्णास्थि। इससे कहने का मेरा अर्थ यह है कि वात का मुख्य स्थान, सबसे ज्यादा वात के स्थानों में अस्थि का वर्णन किया गया है। तो वात दोष के बढ़ने से सबसे ज्यादा नुकसान किसे होने वाला है? वात दोष के बढ़ने से सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है अस्थि धातु को, क्योंकि वात वहीं पर बैठा हुआ है, वहीं पर रह रहा है वात। इसलिए इस चीज का हमें विशेषकर ध्यान करते हुए चलना है। अब हम अस्थि धातु के एक पॉइंट को मॉडर्न पर्सपेक्टिव से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, जो कि मैंने बताया होम्योस्टेसिस। मीन्स अस्थि धातु की व्याधियों में वात दोष का आपको क्वेश्चन आंसरिंग करके पेशेंट से पूरी जानकारी लेने की कोशिश करनी है। और जब आप उस वात दोष की पूरी रेगुलर जानकारी ले लेंगे, तब जा कर के आप उस व्यक्ति की चिकित्सा करने का प्रयास स्टार्ट करेंगे। अन्यथा आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको सफलता की जगह असफलता मिलेगी। अस्थिसार पुरुष के क्या लक्षण होते हैं ये समझ लीजिए, क्योंकि पहले डायग्नोस करना आवश्यक है, फिर आगे एक एक करके हम इसके और चीज़ों पर बात करेंगे। अस्थिसार पुरुष के बारे में अगर मैं सिंपली कहूँ तो सारी अस्थियां मजबूत, सुडौल और बड़ी दिखेंगी, मजबूत, सुडौल और बड़ी दिखेंगी, और सम आकृति में बढ़ रही होंगी। जैसे एड़ी, पैर की एड़ी, गुल्फ प्रदेश, जानु अस्थि, और जत्रु यानी हमारा हनु प्रदेश, कंधा जो शोल्डर होगा वो शोल्डर अच्छा खासा उभार लिए होगा, इस प्रकार से ये शोल्डर इस प्रकार से उभार लिए होंगे। चौड़ी छाती वीरों की, मीन्स चेस्ट उनकी अच्छी खासी होगी शेप में, जो आपने देखे होंगे वी शेप वाले जिम करते हैं, इस प्रकार से वी शेप होगी। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो होंगे उनके बाल मजबूत होंगे, नाखून मजबूत होंगे, आसानी से टूटने वाले नहीं होंगे। तो ये अच्छी अस्थि के होने के लक्षण हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को अस्थिसार की श्रेणी में हम समझते हैं। अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा था कि अस्थि कैसे होम्योस्टेसिस करने का कार्य करती है, तो हम सभी जानते हैं कि बोन के अंदर फॉस्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये तीन अच्छी खासी मात्रा में होते हैं।
अच्छी खासी मात्रा में कंटेंट होते हैं। हमारी जो अस्थि होती है ये फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म के थ्रू एसिड बेस रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है। एसिड बेस रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है, मतलब अम्ल और क्षार बैलेंस को ये करती है। अम्ल क्षार को बैलेंस करती है। अगर बॉडी में क्षारीयता बढ़ जाती है तो अस्थि के अंदर वात दोष की वृद्धि होने की वजह से वहां पर पोरोसिस डेवलप होने लगेगी। अगर हम अम्लीय भोजन बहुत ज़्यादा करने लगते हैं तो अस्थि का न्यूट्रिशन गड़बड़ होने लगेगा। देखो दोनों चीज़ों में अंतर है, पोरोसिस दोनों में देखने को मिलेगी, बट एक कंडीशन में ऑस्टियोपोरोसिस होगी, एक में ऑस्टियोमलेशिया होगी। मतलब एक कंडीशन में अगर आप हड्डी पर प्रहार करो तो वो टुकड़ों में बिखर सकती है, और एक कंडीशन में आप हड्डी पर प्रहार करो तो जैसे आपने गीली लकड़ी देखी होगी, गीली लकड़ी उसको तोड़ते हैं, ब्रेक तो होती है बट वो लटकी रह जाती है। इस प्रकार से यहां से ब्रेक हुई और ये लटक के रह गई। इस प्रकार की कंडीशन अम्लीय कंडीशन में देखने को मिलती है। कई प्रकार के फ्रैक्चर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्रैक्चर्स, और वहां बोन्स के ऊपर कई प्रकार के स्पॉट भी देखने को मिलते हैं। वो एक डिटेल डायग्नोसिस है, वहां पर नहीं जाएंगे क्योंकि उधर जाने का कोई मतलब भी नहीं है। हमें केवल अम्ल क्षार प्रकृति को परीक्षण करने की आवश्यकता है। ये चीज़ें आप रोगी से बहुत पूछे हैं कि भाई किस प्रकार का आपका आहार है, किस प्रकार का आहार नहीं है। ये क्यों पूछना है? क्योंकि वात और पित्त ये दोनों हमारी अस्थि धातु को कमजोर करने का कार्य करते हैं। दोनों अस्थि धातु को कमजोर करने का कार्य करते हैं। इसलिए तो पहला तो ये एसिड बेस बैलेंस को कैल्शियम, फैट सेल्स होती हैं इसमें, और फॉस्फेट के थ्रू बैलेंस करता है, स्टोर करके अपने अंदर। दूसरा जो होता है पॉइंट, एक फाइब्रोब्लास्ट होती है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23, ये वर्ड आप रिसर्च करिएगा गूगल पे और डिटेल आपको मिलेगी। तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 जो होता है वो हमारी वॉन्स से सीक्रेट होता है। वॉन्स से सीक्रेट होने के बाद ये किडनी पर जाकर के फॉस्फेट रीएब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है। फॉस्फेट रीएब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है। अब यहां से हम आयुर्वेद की तरफ चलेंगे। आयुर्वेद की तरफ क्यों चलना है? क्योंकि मॉडर्न की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि कितना सत्य हमारा आयुर्वेद है, कितनी सत्यता इसमें आज भी शामिल है। अस्थि धातु के स्रोतस हम देखें। आज का लेक्चर इसी प्रकार से हमने डिजाइन किया है कि एक ही लेक्चर में पूरी अस्थि धातु को कंप्लीट करेंगे, ताकि 2 लेक्चर की जगह आपके एक ही लेक्चर में हो जाए और कुछ भी ना छूटे। स्रोतस जो है मेदो मूलम जगना, जगन मीन्स जंगा प्रदेश। जंगा प्रदेश से वो एक हमें इंडिकेशन दे रहे हैं। क्या इंडिकेशन देना चाह रहे हैं? अस्थि मीन्स बोन का इंडिकेशन देना चाह रहे हैं। बोन का इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि बोन्स जो हैं वो हमारे अस्थि व स्रोतस का पार्ट है। हम सभी जानते हैं अस्थि मीन्स हड्डी, लेकिन अगर हम आगे जाकर के इस वर्ड को हटा दें
तो मेदो मूलम, और मेद व स्रोतस के मूल क्या हैं? ब्रक और बपावहन। बपावहन जिसको रीनल फेल्योर की कंडीशन है, आप जाकर के उनके बोन्स की एनालिसिस करवा लीजिए, वहां डिफेक्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा, वहां डेफिनेटली डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अस्थि के निर्माण के लिए हमें, अस्थि की अच्छी स्वास्थ्य के लिए हमें विटामिन डी की आवश्यकता होती है, विटामिन डी की आवश्यकता होती है। और विटामिन डी स्टोर कहां होता है? इट इज अ फैट सॉल्यूबल विटामिन, बसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि कैल्शियम और फॉस्फेट की मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और फैट मेद होता है, मेद संबंधित होता है, मेद सधर्मी होता है। इसलिए अगर विटामिन डी की कमी होगी तो अस्थि को अच्छे तरीके से निर्माण नहीं मिलेगा, जो इस बात को भी प्रमाणित करता है कि मेद जो धातु होती है वो अस्थि का पोषण करती है। इस बात से इस चीज की पुष्टि हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो एक और मैं पॉइंट आपको क्लियर करना चाहूं, एक हार्मोन होता है ऑस्टियो कैल्सिन। ऑस्टियोकैल्सिन ऑस्टियोसाइट सेल से निकलता है। ये ऑस्टियोकैल्सिन ऑस्टियोसाइट सेल से निकलता है। आप समझिएगा कितना इंटरेस्टिंग मैं बात बोलने वाला हूं। और ये ऑस्टियोकैल्सिन क्या करने का कार्य करता है? ऑस्टियोकैल्सिन कार्य करने का काम करता है, एक तो फैट डिपोजिशन, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, इसीलिए हमने अस्थि धातु से पहले प्रमेय का लेक्चर रखा था, डिस्कशन भी रखा। अच्छा, विटामिन डी का सर, विटामिन डी का कंसेप्ट कुछ नहीं है। विटामिन डी का कंसेप्ट ये है कि विटामिन डी जो होता है, विटामिन ए, डी, ई, के, ये चारों जो विटामिन होते हैं फैट सॉल्यूबल होते हैं। ये हमारे लिवर में, लिवर के अपर एरिया में और हमारी स्किन में पीछे की तरफ जहाँ फैट बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर इनकी सिंथेसिस होती है। ये हम सभी ने बेसिक पढ़ा हुआ है। और इसके लिए जो स्टिमुलेटर का काम करता है, मतलब रसोई का कार्य जो करता है, वो अग्नि वातावरण से प्राप्त होती है, मीन्स सन रेज। सन रेज, धूप नहीं, सुबह सुबह की धीमी मध्यम हल्की सी जो रेज निकलती हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। हाई टेम्परेचर भी निर्मित नहीं होगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये निर्मित होता है। और विटामिन डी बॉडी के अंदर कई प्रकार के कार्य करता है। आपके इंटेस्टाइन को पावर देने का कार्य करता है, आपके डाइजेशन पर वर्क करता है, आपकी इम्यूनिटी पर वर्क करता है। लेकिन उसके अलावा विटामिन डी हमारी बॉडी में बोन्स की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि फॉस्फोरस और कैल्शियम इन सभी का मेटाबॉलिज्म करने के लिए विटामिन डी अति आवश्यक है, हमने पढ़ा हुआ है। तो इसीलिए विटामिन डी इनके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी है। क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया है कि अस्थि धातु का जो स्रोतस होते हैं वो मेद के मूल, मीन्स मेद के मूल क्या है? ब्रक और बपावहन। और इन एरियाज में सबसे ज़्यादा फैट स्टोर होता है। बटॉक्स हो गए, हमारी बैक हो गई, मीसेंट्रिक हो गए हमारी बॉडी के, और ओमेंटम हो गया बॉडी के अंदर, किडनी हो गई बॉडी के अंदर, उसके ऊपर भी फैट जमा होता है। तो ये इसीलिए आवश्यक है क्योंकि ये एक बार विटामिन डी निर्मित होता है तो 3 महीने के लिए बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है।
3 मंथ्स के लिए, और जब बॉडी को इसकी आवश्यकता होती है तब इसका यूज्ड अप करती रहती है। इसलिए आप अगर सुबह की धूप ले रहे हैं तो जो भी विटामिन डी स्टोर हो रहा है, जितना यूटिलाइज हो रहा है, उसके बाद जितना बच रहा है वो 3 महीने के लिए आपकी बॉडी में पड़ा रहता है, 3 महीने के लिए बॉडी में पड़ा रहता है। तो फिर यहां से हम ऑस्टियोकैल्सिन की बात कर रहे थे कि ऑस्टियोकैल्सिन जो हार्मोन ऑस्टियोसाइट से निकलता है वो बॉडी के अंदर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को करने का कार्य करता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को करता है, ब्रेन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, रीनल फंक्शन को बेटर करता है, बॉडी की स्टेमिना जो अस्थिसार पुरुष का लक्षण था उसको भी कंट्रोल, और एक्सरसाइज करने की प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है कि आप अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर पाते हैं। तो जहां आपके पास पेशेंट यदि आ रहा है तो आपको क्या करना है, उस पेशेंट की अस्थि के बारे में भी, मीन्स वात दोष के बारे में भी चर्चा कर लें, अन्य प्रकार के उसकी डाइट के बारे में भी चर्चा कर लें कि क्षारीय भोजन ज़्यादा खा रहा है, अम्लीय भोजन ज़्यादा खा रहा है, किस प्रकार से। क्योंकि अगर बोन की अच्छी हेल्थ नहीं होगी तो ऑस्टियोसाइट से ऑस्टियोकैल्सिन सही तरीके से नहीं निकलेगा, और एक कारण ये भी हो सकता है डायबिटीज़ का कि शायद वहाँ से प्रॉब्लम आ रही हो। और चूंकि मेद से अस्थि धातु का निर्माण होता है और मेद धातु हमारे प्रमेह के निर्माण में भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है, और ट्विन साइकिल हाइपोथेसिस मैंने जो डायबिटीज़ के लेक्चर में आपको पढ़ाया है वहाँ भी मेद का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ये ऑस्टियोकैल्सिन इंसुलिन का सीक्रेशन और सेंसिटिविटी दोनों को इंक्रीज करती है, इंसुलिन के एक्शन को भी फास्ट कर देती है। ये मॉडर्न रिसर्च में देखा गया है और आयुर्वेद में इसको सिंपल वे में बहुत समय पहले समझाया गया है, बहुत समय पहले समझाया गया है। अब अगर अस्थि क्षय होता है तो कौन कौन से लक्षण हमें देखने को मिलेंगे? अस्थि तोद देखने को मिलेगा, मतलब बोन्स में वेदना, दर्द, सदन, थकावट, फटिग, लूज जॉइंट्स, जॉइंट्स में ढीलापन, ड्राइनेस देखने को मिलेगी, क्रेपिटस की आवाज भी आ सकती है, और शरीर में थकावट, और स्किन पर भी कई बार काफ़ी समय तक अगर पेशेंट अस्थि क्षय की अवस्था से देख रहा है, जो आप रिकेट्स के पेशेंट्स को देख सकते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी के पेशेंट्स को देख सकते हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी मतलब क्वासियोरकर और मरासमस, वहाँ ऐसा नहीं कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, ऑस्टियोकैल्सिन, ऑस्टीन प्रोटीन से इसका निर्माण होता है, बोन्स का। तो सारी प्रकार की प्रोटीन की डेफिशिएंसी में भी ये देखने को मिलेगा। तो आपको इन पॉइंट पर भी विचार करना है। उस व्यक्ति के हेयर फॉल बढ़ जाएगा। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज आई, उसके टीथ, दांतों के ऊपर एक मल टाइप का जमा होना शुरू हो जाएगा, दांत जो हैं उसके शौशर्य हो जाएंगे, मीन्स खोखले पड़ने लगेंगे और झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे नीचे की तरफ से। नाखून भी उसके आसानी से टूटने लगेंगे, और नाखूनों के ऊपर जो मैं आपको एक डायग्राम से बताने का प्रयास करता हूं कि ये किसी व्यक्ति का नेल है, ये नेल हो गया, और मैं ये कलर से कवर कर रहा हूं। अगर ये येलो पोर्शन जो दिख रहा है, ये येलो पोर्शन हमारे नाखून में, आप सभी अभी अपने अपने नाखून को देखिए, जस्ट जहां पर स्किन से ये टच है, इस पोर्शन पर, ये स्किन से जहां पर टच है आप सभी का, अभी एग्जामिनेशन करने का प्रयास करें आप कि ये जहां पर टच है
उस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा सफ़ेद चंदा मामा दिख रहे होंगे, मीन्स मून शेप जो दिख रहा होगा, मून शेप वाइट पोर्शन दिख रहा होगा, सेमी सर्कुलर वाइट पोर्शन दिख रहा होगा इस प्रकार से। जिसका ज़्यादा दिख रहा है वो विटामिन डी बोन की वृद्धि के लिए लेना शुरू कर दें नेचुरली, या फिर अस्थि धातु के पोषण के लिए समान धर्मी द्रव्यों को लेना शुरू कर दें। जैसे तिल हो गया, काला तिल है, प्रबाल पिष्टी है, गोदंती भस्म है, प्रबाल भस्म है, मुक्ता शुक्ति है। इस प्रकार के द्रव्यों को लेना शुरू कर दें और थोड़ा धूप को भी लेना शुरू कर दें। तो ये चीज़। और दूसरा मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि जब किसी व्यक्ति के नाखून काले, स्पेशली पैर के, एक एक चीज नोट करते चलना, क्योंकि आज के लेक्चर के एक एक वर्ड बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अस्थि धातु पर हम किसी का विचार नहीं जाता है, लेकिन मैं अपनी डायग्नोसिस में इसको हमेशा रखता हूं। अगर किसके स्पेशली पैर के नाखून है, जिन अंगूठे के नाखून है, था उस चीज को हम देख लेते हैं कि जो हाथ के नाखून है, पैर के नाखून है, स्पेशली अंगूठे के, अगर ये ब्लैकिश होने लगते हैं, हल्के से इनके ऊपर मलिनता आने लगती है, तो उन व्यक्तियों को कार्डियक प्रॉब्लम है, ऐसा हमें मान लेना चाहिए। ऐसा हमें मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अस्थि का हम संबंध कैल्शियम से लेकर के चल रहे हैं, और कैल्शियम चैनल्स का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे कार्डियक प्रॉब्लम्स पे चलता है। बहुत बड़ा प्रभाव हमारी कार्डियक प्रॉब्लम्स पे चलता है। कार्डियक मसल्स में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए अगर कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत हम बॉडी के अंदर देखें, तो मुझे आप ये बताइए कि अस्थि के अलावा कोई और जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा कैल्शियम स्टोर होता हो? अस्थि धातु को हम कैल्शियम से बना हुआ मान लेते हैं, बट अस्थि धातु की वृद्धि, एक विचार करें इस चीज पर कि अस्थि धातु की वृद्धि निरंतर हो रही है, निरंतर हो रही है। अस्थि धातु की वृद्धि निरंतर हो रही है, लेकिन हमारी लंबाई अगर इस प्रकार से निरंतर वृद्धि हो रही है, तो इस प्रकार से लंबाई तो हमारी पर्वत से ऊपर हो जानी चाहिए, क्योंकि पर्वत तो एक समय पे आकर के रुक जाता है, उसके बाद उसका क्षरण ही हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अस्थि का वृद्धि के साथ साथ क्षय भी चलता जाता है, जो हम कहते हैं चयापचय प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म का अर्थ क्या है कि जितनी आवश्यकता जिस जगह पे है, वहां उस अस्थि के पोषण के लिए केवल उतना ही जा रहा है, बाकी स्टोर्ड हो रहा है। अब जो स्टोर्ड हो रहा है वो बॉडी में, चाहे हमारी नर्व सेल्स हों, चाहे हमारी ब्रेन सेल्स हों, चाहे हमारी मसल्स हों, वहां पर कैल्शियम चैनल होते हैं। कैल्शियम चैनल के लिए आवश्यक कैल्शियम यहीं से यूज्ड अप होकर के पहुंचता है। इसलिए आपको ये विचार करना है, जब भी कार्डियक पेशेंट आपके पास है, कार्डियक आए या ना आए, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, ये तीन चीजें ना कर सको तो कम से कम दर्शन और प्रश्न तो मजबूत करना ही चाहिए हमें। अगर नाड़ी देखना नहीं आती है, ऑस्कल्टेट करना नहीं आता है, हमें फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं है, तो फिर हम दर्शन और प्रश्न दो ही चीज़ें मजबूत कर लेंगे तो बहुत अच्छी डायग्नोसिस हमारी हो जाती है। तो हर पेशेंट का देखना है, जिससे आप उसको फ्यूचर में कार्डियक प्रॉब्लम में कन्वर्ट होने से आप बचा सकते हैं। कार्डियक प्रॉब्लम में कन्वर्ट होने से आप बचा सकते हैं। अब जो मैं आपको जो हमारे अस्थि वृद्धि, अस्थि वृद्धि में क्या होता है, नाखून जो होंगे वो बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे।
दांतों के ऊपर अत्यधिक मात्रा में मल होगा, बार बार मल होगा। अगर सुबह ब्रश किया है, यूजुअली शाम तक मलिन होते हैं, लेकिन अगर दोपहर में या 2-3 घंटे बाद भी दांतों पे मल अगर इकट्ठा हो रहा है तो उस व्यक्ति को अस्थि वृद्धि की है प्रॉब्लम। दूसरा, ये बोन है, मान लीजिए इसका बोन का शाफ्ट पोर्शन है और जो एंड पार्ट है ये अगर ज़्यादा इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है, ये आकार में ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अस्थि वृद्धि को सूचित करते हैं। हेयर कटिंग कराने के बाद या बियर्ड बनाने के बाद बहुत जल्दी वृद्धि हो रही है, बहुत जल्दी बढ़ रही है, तो उसको अस्थि वृद्धि मान के चलते हैं। अब ये तो है अस्थि वृद्धि के और अस्थि क्षय के पार्ट, जिससे आप कौन कौन सी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, किन किन परीक्षाओं में आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे प्रश्न परीक्षा, दर्शन परीक्षा के बात मैंने आपसे की। अभी बात आती है हमारी बॉडी में कि भैया ये वृद्धि क्यों होती है अस्थि की, सॉरी, ये दूषित कैसे होती हैं अस्थियां हमारी। हमारी अस्थियां जो दूषित होती हैं, जिसको एक्चुअल मुझे वर्ड एक्चुअल ध्यान नहीं आ रहा है, चलिए अस्थि दुष्टि ही हम मान लेते हैं। संस्कृत वर्ड ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पेशेंट ठीक करना है, संस्कृत पाठन नहीं करना है। अस्थि दुष्टि मान लेते हैं, तो उसके पीछे कॉजेज होते हैं। सबसे पहला तो मैंने बताया आपको पृथ्वी और वायु महाभूत, पृथ्वी और वायु महाभूत, ये दो चीज़ों से मिलके अस्थि बनी होती है। अब बोन का स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। ये बोन का एंड पार्ट हो गया, ये बोन का मिडिल पार्ट हो गया, ये एंड पार्ट है, मिडिल पार्ट है। अब हम पृथ्वी और वायु महाभूत का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो पृथ्वी महाभूत शाफ्ट में सबसे ज़्यादा और वायु महाभूत एंड पार्ट में सबसे ज़्यादा होता है। आपने देखे होंगे पोर्स होते हैं एंड पार्ट पर सबसे ज़्यादा, छोटे छोटे पोर्स इस प्रकार से, जिनके अंदर मज्जा भरी हुई होती है। तो जहाँ पर आकाश महाभूत होगा, जहाँ स्पेस होगा, वहाँ वायु जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाँ पर धातु क्षय बहुत होता है मतलब खाली स्थान है, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था बात दोष की वृद्धि वाले में, एक कमरा है, उसकी कैपेसिटी 100 लोगों के भरने की है, तो वहाँ पर 4, 5, 6, 10 और एक्स्ट्रा जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन यदि एक कमरा है और वो पूरा का पूरा खाली है, तो आप गेट खोल दीजिए और कह दीजिए भैया इसके अंदर जाओ, तो सबके सब उसमें घुस जाएंगे। जैसे ट्रेन के डिब्बे में खाली डिब्बा देख करके यात्रीगण तुरंत घुस जाते हैं, और भरा हुआ डिब्बा देख करके 10 लोग घुसने का प्रयास करते हैं, लेकिन 2 ही अंदर हो पाते हैं। ठीक वायु का यही है, जहाँ पर स्पेस होगा, जहाँ खाली जगह होगी, वायु जल्दी प्रवेश कर जाएगी, और जहाँ पर खाली जगह नहीं होगी वहाँ ज़्यादा प्रवेश नहीं करेगी। तो यहाँ पर वायु महाभूत ज़्यादा है, पृथ्वी कम है, या पृथ्वी ज़्यादा है लेकिन वायु कम है, वायु कम है। इसलिए जब भी जॉइंट होता है, जॉइंट पेन होता है, जॉइंट पेन का अर्थ क्या है, जोड़ों में दर्द, क्या अर्थ है इसका। अगर हम जॉइंट्स को गिने तो बॉडी के अंदर कितने प्रकार के जॉइंट्स हैं, बॉडी में लगभग, अगर हम कहें जिसको अस्थि संघात के नाम से जाना जाता है, तो 14 प्रकार के अस्थि संघात हैं। काउंट कर लीजिएगा, कमर का लंबोसैक्रल, दोनों नीज का, दोनों घुटनों का हो गया, हमारे गुल्फ प्रदेश पे हो गया, हमारे एल्बो जॉइंट पर हो गया और रिस्ट जॉइंट पर हो गया, और गर्दन के हिस्से पे हो गया। लगभग 14 प्रकार के अस्थि संघात बताए हैं। अस्थि संघात का अर्थ होता है जहाँ बोन्स ज़्यादा जुड़ी होती हैं और बड़ी बोन्स ज़्यादातर जुड़ी होती हैं। इन चीज़ का हम पॉइंट मान के चलते हैं, जहाँ पर 2 भिन्न बोन्स का आपस में जुड़ाव हो।
है ना, दो भिन्न बोन्स का, जैसे फीमर का जो है हमारी टिबिया फिबुला से, ह्यूमरस का हमारी रेडियस अल्ना से, तो दोनों बोन्स अलग हैं। तो इस प्रकार से अस्थि संघात। कभी आपने किसी पेशेंट से सुना है कि साफ्ट वाले पोर्शन में दर्द हो रहा हो? अगर सुना है तो सीधी सी बात है, उसको क्षय हो गया है। छोटी बात है, समझते हुए चलिएगा, बहुत अच्छा मजा आएगा इसमें। क्षय हुआ है, मैंने क्या बोला? क्षय हुआ है। अगर उसको यहां पर दर्द हो रहा है, वेदना, वेदना मीन्स वात, और क्षय मीन्स वात। यहां पर तत्त रूक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म श्लो अनिलहा, जब ये गुण आएंगे वायु की वृद्धि होगी और अस्थि का क्षय होगा, लेकिन साथ में पित्त दोष भी आ जाता है। अस्थि को नष्ट करने के लिए क्या आवश्यक होता है? अग्नि का संयोग। मोस्टली जितनी ज्यादा अग्नि होगी उतनी ज्यादा संभावना है कि अस्थि चली जाएगी। आपने देखा होगा जो फर्नेस होते हैं जलाने के शब्दाग्रह में, वहां पर मुझे सुनने में आता है, मैंने देखा तो नहीं है उनके अंदर जाकर के, जो इलेक्ट्रिक फर्नेस होते हैं कि डेड बॉडी को रखते हैं और उसकी हड्डियां भी नहीं मिलती। कुछ बड़ी अस्थियां मिल जाएं तो मिल जाए, बाकी मोस्टली हड्डियां राख हो जाती हैं, क्योंकि अग्नि और वायु दोनों का समावेश वहां पर हो गया। अग्नि की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा, और जब अग्नि यानी पित्त और वायु बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो शाफ्ट भी कमज़ोर होने लगता है। तो ऐसे समय पर आपको वात और पित्त की चिकित्सा करनी है, इसलिए तिक्त क्षीर वस्ती सबसे बेस्ट है वात और पित्त दोनों का शमन करने के लिए। या फिर क्या बेस्ट है? क्षीरवला 101 कैप्सूल, धानवांतर कैप्सूल 101 आवृत्ति वाला, एक आता है अंड तेलम कैप्सूल, अंड तेलम कैप्सूल, गंधर्व हस्त्यादि कैप्सूल, ये बहुत अच्छे। जो अंड तेलम कैप्सूल है, इतना अच्छा इसका रिजल्ट है, साउथ की प्रिपरेशंस बनाती हैं इसको, इतना अच्छा रिजल्ट है। अगर किसी व्यक्ति का फ्रैक्चर हुआ है या ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है, प्रवाल पिष्टि मुक्ता सुक्ति के योग के साथ अगर आप अंड तेलम कैप्सूल को दे दें तो इतना तेजी से उसकी इम्प्रूवमेंट देखी जाती है कि मैं भी उसके, जब फर्स्ट टाइम मैंने इंट्रोड्यूस हुआ था और मैंने पेशेंट पर रिजल्ट देखे तो मैं भी आश्चर्यचकित हो गया कि दुनिया कहाँ भाग रही है। फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए क्या चाहिए, आप बताइए। मैं बड़े फ्रैक्चर की बात नहीं कर रहा जहां बहुत बड़ी सर्जरी की आवश्यकता है, ट्रैक्शन की आवश्यकता है। सीख लीजिए किसी के पास भी जाकर के, हड्डियों के मिलान करने को कुल मिला के ट्रैक्शन मीन्स, वो अपने स्थान से हट गई है, उसको सही स्थान पर ला करके जोड़ने के लिए उस जगह पर रख दीजिए, और अंड तेलम कैप्सूल, मुक्ता सुक्ति, प्रवाल भस्म, या फिर अस्थि पोषक टैबलेट आती है वो, उसको चला दीजिए। कैल्शियम प्रिपरेशन आयुर्वेदिक बहुत सारी हैं, बहुत जल्दी फ्रैक्चर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलते हैं। अंड तेलम कैप्सूल का मैंने अपने ऊपर खुद किया था। मेरी लिटिल फिंगर जो है लेफ्ट हैंड की, उसका ब्रेकडाउन हुआ। अब ब्रेकडाउन कैसे हुआ कि थोड़े कॉलेज से निकले थे, नई नई प्रैक्टिस थी और लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दोस्तों के साथ चले गए हीरो बनने, और सामने वाले ने डंडा मारा तो हमने उस हाथ से रोकने का प्रयास किया और वहाँ हल्का सा फ्रैक्चर हो गया। हम दिखवाने गए तो उन्होंने फ्रैक्चर बता दिया। उसी समय हमारे क्लिनिक पर एमआर साहब का आना हुआ, उन्होंने बोला, हमने कहा ठीक है यार, हम आयुर्वेद प्रेमी तो हैं ही, हम कर लेते हैं, और उसको खाया। और हमारे पास मुश्किल से 3-4 दिन होंगे, 3-4 दिन बाद हमने वो
चाट खाने की चम्मच आती है ना, स्पून, उसको लगा करके बोन को ट्रैक्शन किया जाता है, सभी जानते हैं, एलोपैथ में भी उसका यूज़ करते हैं और वो तो हम भी करते हैं। उसको निकाल के फेंक दिया और आज तक ठीक है, सारे काम हो रहे हैं उससे, वरना उसकी मूवमेंट वूवमेंट सब कुछ बेकार हो गई थी। इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट है, क्यों? क्योंकि ये जो अंडतेलम कैप्सूल है, ये कैप्सूल बॉन्स पर कार्य करने के साथ साथ हमारी नर्व डैमेज को भी ठीक करने का काम करता है, नर्व डैमेज को भी ठीक करने का कार्य करता है। अब जब बात वृद्धि होती है तो सबसे ज़्यादा बात कहाँ पर है? एंड पार्ट पर, इसलिए जॉइंट पेन में यहीं से बॉन्ड टूटती है और यहीं पर जुड़ जाती है। तो ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं इनको, ऑस्टियोफाइट डेवलप होते हैं और ये ऑस्टियोफाइट डेवलप होकर के जो आसपास से जो नर्व निकलती हैं उन नर्व से टच करते हैं। जब पेशेंट चलता है तो वो कहता है डॉक्टर साहब जब चलते हैं, बैठे होते हैं, खड़े होते हैं तो एकदम तरंग सी उठती है करंट की, ये उसके कॉमन वर्ड होते हैं। एकदम अचानक से पूरे पैर में तरंग सी झूम जाती है, आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है। तो वो ऑस्टियोफाइट्स नर्व से टच हुए हैं और नर्व से टच होने की वजह से वेदना की उत्पत्ति होती है, तो ये देखने को मिलता है। इसलिए बात वृद्धि में सबसे जल्दी ये चीज़ें जाती हैं, एंड पार्ट। इसीलिए शाफ्ट की बजाय, यहाँ की बजाय सबसे ज़्यादा दर्द के यानी जॉइंट पेन जॉइंट्स पर ही होते हैं, जॉइंट्स पर ही होते हैं। और जिस व्यक्ति को ऑस्टियो आर्थराइटिस है, इस चीज़ को विशेषकर ध्यान कर लें, उसको स्पाइनल प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्पाइनल बोन्स होती हैं, वर्टिब्रा, जो वर्टिब्री होती हैं, वो वर्टिब्रिस का जो मीडियम, जो बीच का हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं बेस, बॉडी, किसी भी नाम से आप संबोधित कर दीजिए, कई जगह बेस, कई जगह बॉडी बोला जाता है, वो सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल होती है, सबसे ज़्यादा शौशर्य होती है, सबसे ज़्यादा स्पेस होते हैं उसमें, माइन्यूट माइन्यूट स्पेस। तो वायु का सबसे बड़ा स्थान हो गया। अब वात वृद्धि बॉडी में है तो वहाँ पर जाकर के और ज़्यादा बॉन्स को डीजनरेट करना स्टार्ट कर देगी। इसलिए डीजनरेटिव डिसऑर्डर जितने भी हैं वात प्रकोपक आयु पर आते हैं, यानी वयोवृद्ध यानी ओल्ड एज में सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उस समय वात की वृद्धि नेचुरली प्रकृति के हिसाब से हो रही होती है। तो एक पॉइंट ये देखने को मिला। दूसरा एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया, हेयर लॉस। कई प्रकार के रीजन हैं, हो सकता है टॉपिकली हो, फंगस इन्फेक्शन के थ्रू या किसी भी वजह से, लेकिन एक रीजन हमें ये विचार भी करना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति के बाल पतले हो करके या दो मुँहे हो करके बाल झड़ रहे हैं तो कहीं उसको बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं फीमेल्स में, और हमें ध्यान हो तो पैराथायराइड पार्ट से कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है, सॉरी थायराइड से हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। तो ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है वो क्या करता है? कैल्शियम डिपोजिशन। जब थायराइड को ही प्रॉब्लम हो गई तो कैल्सिटोनिन परफेक्ट बनेगा या परफेक्ट सीक्रेशन होगा या परफेक्ट काम कर पाएगा क्या? नहीं, तो भी हेयर लॉस देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जब भी हेयर लॉस देखने को मिले, हमें अस्थि पोषक चिकित्सा शुरू कर देनी है। और हमने क्या पढ़ा है? खालित्य में वात और पित्त, ये दोनों दृष्टि मिलती है। वात की अपेक्षा पित्त दृष्टि बहुत ज़्यादा होती है। और जस्ट अभी मैंने आपको ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमलेशिया में वात पित्त का ही संदर्भ अभी आपको बताया। तो हेयर लॉस में अस्थि पोषक चिकित्सा करें, बल्य चिकित्सा करें, वात पित्त शामक चिकित्सा करें,
तिक्त चीर बस्ती भी क्या मैं कहूँगा, बस्ती ही बहुत अच्छे रिजल्ट हेयर लॉस में देती है। अब जहाँ पर कंप्लीट हेयर लॉस हो रहा है, जेनेटिक हेयर लॉस है, तो आप उसको रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक उसको डिले कर सकते हैं, काफ़ी हद तक डिले कर सकते हैं, उस हेयर लॉस को स्लो प्रोग्रेस में कर सकते हैं। मैं अपने हेयर लॉस के पेशेंट्स को हमेशा अस्थि पोषक टैबलेट या प्रबाल पिष्टी या मुक्ता सुक्ति का योग जरूर देता हूँ। आमल की रसायन या रसायन चूर्ण का प्रयोग कराता हूँ, क्योंकि धातु पुष्टि करनी है। जो केश हैं वो हमारे अस्थि का मल हैं, तो जब धातु क्षय होगा तो मल क्षय भी होगा, धातु वृद्धि होगी तो मल वृद्धि भी होगी। तो ये कंडीशन हमें अप्लाई करते हैं पेशेंट्स को। शैम्पू, ऑयल वगैरह, ऑयल देने का सिर्फ एक नियम है, स्पेशली मैं आपको बता दूं, कोकोनट ऑयल से बना हुआ कोई सा भी तेल बालों के लॉस में, हेयर लॉस में सबसे ज़्यादा काम करता है, क्योंकि वो पित्त का शमन करता है। चूंकि स्निग्ध होता है तो वात का शमन करता है, स्नेहन वात का शमन करता है। कोकोनट ऑयल शीत प्रकृति का होता है तो पित्त का शमन करता है। ऑयलेशन का अर्थ ही ये है कि वात पित्त को बैलेंस करना। अब मॉडर्न साइंस के हिसाब से कहते हैं न्यूट्रिशन देता है, ये देता है, वो देता है, वो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, सैद्धांतिक चीज़ समझनी है। दूसरा, जहाँ पर ऑयल होता है वो फंगस की ग्रोथ नहीं होती है। अचार को देख लीजिए, घर में अचार है, जितना अचार का पार्ट होता है वो एयर में है, हवा के संपर्क में फंगस ग्रो कर जाएगा। जितना तेल में डूबा हुआ है उसमें फंगस ग्रो नहीं करता। तो इसलिए तेल चिकित्सा इस प्रकार हम करते हैं। बिल्कुल, तिल तेल बेस्ड मेडिकेटेड ऑयल भी इसमें रिजल्ट देता है। दोनों, मैं बोलना भूल गया, दोनों ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन कोकोनट बेस्ड ऑयल ज़्यादा जल्दी रिजल्ट देता है। अगर वात की वृद्धि बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तेल देने के भी नियम होते हैं, वात की वृद्धि बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है रोगी में पित्त की अपेक्षा, तो तिल तेल का प्रयोग करेंगे। लेकिन पित्त की जो है वृद्धि, पित्तवर्धक आहार विहार वो ज़्यादा कर रहा है, तो हम कोकोनट ऑयल लगाने के लिए बोलते हैं। साउथ के लोगों को देख लीजिए, कोकोनट ऑयल से ही डेली यूज में बालों में लगाते हैं, उनके बाल देख लो कितने मजबूत हैं, काले रखे रहते हैं भयंकर बाल उनके। इस प्रकार से, इसीलिए अस्थि के पोषण के लिए, धातु पुष्टि क्रम को सुधारने के लिए हम आमल की रसायन या रसायन चूर्ण का प्रयोग कराते हैं। मुलैठी का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। मुलैठी स्निग्ध होती है, मधुरस प्रधान होती है, वात और पित्त का शमन करती है। मुलैठी को केस्य भी बोला गया है। हरितकी का प्रयोग आप कीजिए, मुलैठी, हरितकी, प्रबाल पिष्टी, मुक्ता सुक्ति, इन तीनों को, चारों को मिला करके रोगी को एक एक पुड़िया सुबह दोपहर शाम दीजिए। फिर रसायन चूर्ण, आमल की चूर्ण, इनको ले लीजिए, इनमें से जो अवेलेबल हो वो आप उसको देना शुरू कर दीजिए। उसकी डाइट, दिनचर्या को सुधार दीजिए। मेडिकेटेड ऑयल जो मैंने आपको बताया, दोष वृद्धि दोष को पता करके आप उसके हिसाब से मेडिकेटेड ऑयल लगवाइए। आप हेयर फॉल में बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। अस्थि धातु से संबंधित कल के लेक्चर में और मैं डिस्कस करूंगा, और डिफरेंट टाइप की डिजीजेस को हम उठा करके एक बार उनका ब्रीफ विश्लेषण करेंगे। जैसे हमने आज के लेक्चर में अस्थि धातु प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज की चीज़ों को लेना शुरू किया। जी नवनीत जी बताएं। एक सेकंड, नवनीत जी के क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। नवनीत जी फिर से आप क्वेश्चन या तो राइट डाउन कर दीजिए या फिर आप बता सकते हैं बोल करके, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे चैट बॉक्स में दिख नहीं रहा है।
देखिए, जो क्वेश्चन है आपका एक कि प्रबाल पिष्टी मुक्ता सुक्ति, एक सेकंड थोड़ा सा इनका क्वेश्चन भी देख लें। एवरीवन ऑन लैब टेस्ट फाउंड टू बी लो विटामिन डी, even those who are doing field jobs should be trust this laboratory value and this concept and everyone is popping vitamin D। देखिए सर, एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा लेक्चर से बाहर है। कई टेस्ट फॉल्स टेस्ट देखने को मिलते हैं विटामिन डी के। मैं रिसेंटली का एग्जांपल बताता हूँ। मेरा भतीजा है, 4 महीने का हुआ है और उसको विटामिन डी डेफिशिएंसी बताई गई डॉक्टर के द्वारा, और घर में सब टेंशन में थे। विटामिन डी की उसे सिरप दी गई, सस्पेंशन दिया गया, विटामिन डी सस्पेंशन पिलाया तो उसको लूज मोशंस होने लगे। उसके साथ प्रॉब्लम है बचपन से कि विटामिन डी का सस्पेंशन, उसके साथ क्या मेरे घर में ज़्यादातर लोगों को है ही है। मेरी भांजी को भी, मेरे भतीजे को भी विटामिन डी सस्पेंशन पिलाया, उसको लूज मोशंस होने लगे। तो मैंने मेरे पास मुझसे डिस्कस किया भैया ने, तो मैंने तुरंत उनका विटामिन डी का वो बंद करवा दिया और वहाँ लूज मोशंस ठीक हो गए। अभी उसके बोल रहे हैं डॉक्टर की पैर टेढ़े हो रहे हैं, शाफ्ट से टेढ़े हो रहे हैं, ठीक है। फिर हमने उनको बताया कि आप तिल तेल की मालिश करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी जब विटामिन डी की कमी है तो तिल तेल की मालिश करने से वो विटामिन डी की कमी पूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि किसी तत्व की कमी है तो उस तत्व के लिए उस तत्व को देना पड़ेगा। आयुर्वेद सिद्धांत से भी सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम देना पड़ेगा। लेकिन जब तिल तेल की मालिश लगातार की गई तो उसके सारे पैर के जो स्ट्रक्चर है नॉर्मल आ गया। और उन्हीं डॉक्टर को दिखाने गए और हमने बोला कि उनको मत बताना आप कि आपने वो नहीं पिलाई। तो डॉक्टर कहता है कि ठीक है ना, देखो हमने पिलवाने के लिए दी थी और देखो कितना अच्छा रिजल्ट आ गया है, और पिलाई है। तो पहले तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी का एक रीज़न ये भी है। हाँ, 1200 रुपये का टेस्ट होता है, बिल्कुल सही बोला। 1500 1600 तक भी यहाँ ग्वालियर में लिए जाते हैं। पहला तो विटामिन डी सबको खिलाइए, ऐसा उन्होंने चला ही दिया है। ज़रूरी नहीं है विटामिन डी सबको खिलाने की आवश्यकता, जब नेचुरल रूप से मार्केट में है, प्रकृति ने दी है तो लीजिए। दूसरा क्या है, हमारा लाइफ स्टाइल जो है, हाँ डे 1 से और आफ्टर 45 डेज ऑफ डिलीवरी के दिया जाता है विटामिन डी। अब जो होता है क्या है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो भी बेकार है, उसमें भी हम दोष देंगे, क्योंकि हम सनरेज को सुबह मॉर्निंग में हम कभी जल्दी उठ करके सनरेज लेते ही नहीं हैं। जो सन बाथ होता है, सूर्य चिकित्सा जो होती है, उसको हम लेते नहीं हैं, तो विटामिन डी हमारी बॉडी में डेफिनेटली कम बनेगा। लेकिन इतना कम नहीं बनता जितना इसका प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। दूसरी चीज़ की बोन्स में कमी, अगर कोई फील्ड जॉब में है तो बोन्स में कमी आती है, जिस पर हम कल डिस्कशन करने वाले थे कि अस्थि क्षय का रीजन क्या होता है। जो वात वृद्धि करने वाले जितने भी आहार विहार हैं, चाहे बहुत ज़्यादा चलना, अति संक्रमण, बहुत ज़्यादा यात्राएं करना, रूखा ड्राई चीज़ें खाना, बहुत ज़्यादा क्रोध करना, ये सारी चीज़ें विटामिन डी की कमी में भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दूसरा क्वेश्चन जो था डॉक्टर सभी जी का था कि कैसे डिसाइड करेंगे कुक्कुटांड त्वक भस्म का, प्रबाल का, मुक्ता सुक्ति का। तो देखिए, यदि किसी व्यक्ति को पित्तज प्रकृति है और पित्त की वृद्धि है तो प्रबाल पिष्टी मुक्ता सुक्ति ज़्यादा बेटर रहती है। और किसी व्यक्ति को पित्त की दुष्टि ज़्यादा नहीं है तो आप वहाँ पर कुक्कुटांड त्वक भस्म यूज करेंगे। और यदि तीनों भी यूज करें तो कोई विशेष समस्या पैदा नहीं होने वाली, क्योंकि तीनों ही अस्थि धातु के सधर्मी हैं। इसलिए सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम सिद्धांत से ये पूर्ति होती है। कई जगह पर क्या होता है, अजास्थी बोलते हैं, अजास्थी मीन्स ये गॉड की जो अस्थि होती है उसका पाउडर भी मार्केट में दिया जाता है। हस्ती दंत मसी भी दी जाती है, आप सभी ने देखा होगा। हस्ती दंत मसी वो भी तो बॉन का पार्ट है, मल है, इसलिए बालों में दी जा रही है, बॉन्स की डिजीज में दी जा रही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मैं सर का देखना चाहूँगा, दीपक सर का है, एवीएन
सर एवीएन को आप पित्त प्रधान वातज दृष्टि के हिसाब से आप देखना शुरू करें, पित्त प्रधान वातज दृष्टि के हिसाब से। जब आप इसको देखेंगे पित्त प्रधान वातज दृष्टि से तो आपको कई इसमें क्लूज मिलेंगे देखने के लिए। और जब भी इसमें चिकित्सा जो की जाती है वो तिक्त चीर बस्ती की चिकित्सा सबसे ज़्यादा इसमें एवीएन के अंदर की जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई होती है वो ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है, और ब्लड सप्लाई के हिसाब से हम कहते हैं जो बोन टिश्यू है उसका न्यूट्रिशन प्रॉपरली डिस्टर्ब हो जाता है। अब ब्लड सप्लाई में वात और पित्त दोनों का रोल है, जो कि मैं आपको पहले पित्त और रक्त वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर इसको विशेषकर मैं इसके लिए अगर एक अलग से लेक्चर लूँ तो ज़्यादातर अच्छा रहेगा, क्योंकि एक तरीके से नेक्रोसिस है, यहाँ पर डिटेल डिस्कशन आवश्यक है। और एवीएन के ऊपर मर्म चिकित्सा के लिए मैं डॉक्टर राम से निवेदन करूंगा, यदि उनके पास समय होगा तो आपको कुछ मर्म पॉइंट वो बताएंगे जो बहुत ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। क्योंकि जब भी मैं इस प्रकार के पेशेंट्स को देखता हूँ एवीएन के, तो ट्रीटमेंट बात पित्त प्रदान चलाता ही हूँ बात पित्त की चिकित्सा के लिए। साथ में मैं डॉक्टर राम सर को बुला करके उनसे मर्म चिकित्सा जरूर करवाता हूँ। तो शायद आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, और बचे क्वेश्चंस को हम कल लेंगे और पूरा कंप्लीट अन्य डिजीज को भी उसमें पकड़ के रखेंगे। आपको डेफिनेटली नॉक डिजीज इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। जो है कि अभी टाइम बहुत हो गया है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आप और चर्चा करना चाहते हैं ग्रुप पर सभी लिख दीजिएगा। मैं उन सभी के ऊपर कल पहले लेक्चर स्टार्ट करने से कल सर हम 9 बजे के आसपास ही हम लेक्चर रखेंगे, 9 से 9:15 हो सकता है। जैसे आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि एक पेशेंट्स आ गए थे, उनसे उनके लिए हेयर फॉल के पेशेंट हैं पुराने, तो उनको देखना था। चलिए आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं 9 बजे।